हेलो गाइज़, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये रैंडम प्रोसेस का पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 5 में हम डिस्कस करें ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम प्रोसेस थ्रू एन एलटीए सिस्टम। तो पॉइंट ये है कि कोई सिस्टम है, आपके पास कोई सिस्टम है, उसके ऊपर आपने एक इनपुट दे दिया एक्स ऑफ टी को, रैंडम प्रोसेस। तो ये कहता है अगर आप इनपुट एक रैंडम प्रोसेस दोगे तो आउटपुट भी एक रैंडम प्रोसेस आएगी। अब टॉपिक क्या है, टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे? सपोज कहता है अगर आपको इसका मीन पता है तो बताओ इसका मीन कितना है, और अगर आपको इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है तो बताओ इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या आएगी। ये हमारा एम रहेगा। दूसरा ये कि अगर आपको इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता है इनपुट का तो बताओ आउटपुट का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या आएगा। तो ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप एक रैंडम प्रोसेस को किसी सिस्टम में से पास करते हो, ठीक है, तो आपके पास उसका इनपुट का जो भी मीन होता है और आउटपुट का भी कुछ मीन आएगा। ऐसे इनपुट का अगर आप क्या देख रहे हो यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो आउटपुट की भी कुछ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगी। ऐसे इनपुट का अगर ऑटो कोरिलेशन है फंक्शन है तो आउटपुट का भी आएगा। तो वो क्या आएगा, क्वेश्चन ही है वो क्या आएगा। अब एक चीज़ देखो, अब इनकी डेरिवेशन करते हैं वन बाय वन। तो सिंपल पॉइंट ये है कि जब आप किसी सिस्टम में से किसी इनपुट को पास करते हो तो जो आउटपुट आती है वो एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी आती है। ये चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है, कैपिटल डाल देना है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अच्छा, अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, मैथमेटिकली कॉन्वोल्यूशन को, तो क्या लिखूँगा? वाई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। आपको पता है नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व करते हैं जब, तो वाई ऑफ टी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, एक्स ऑफ, आप ये टी माइनस टाउ इसमें भी लिख सकते थे, एक ही बात होती है ना, इंटू डी टाउ। अब मुझे तो इसका मीन निकालना है, मैं मीन ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ, मीन ऑपरेटर। तो मीन ऑपरेटर अगर मैं अप्लाई करूँगा तो इधर भी करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी सिर्फ एक साइड में कर दिया तो ये अंदर चला जाएगा इसके, ठीक है, अंदर चला गया इसके, और एच ऑफ टाउ डी टाउ। अब सुनना कहानी। अब यहाँ पे मैं क्या मानूंगा, लेट, यहाँ पे मानूंगा लेट एक्स ऑफ टी जो इनपुट है इज़ डब्ल्यू एस एस। अगर ये वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होते तो आपको पता है कि जो इनसेम्बल मीन होते हैं वो टाइम ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब डिले के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि आप देखो, अगर मान लो मैं इसको T1 मान लेता हूँ, T1, तो T1 माइनस टी टाउ क्या बन जाएगा, T2 बन जाएगा, कोई नया नंबर बन जाएगा। और आपको पता है T1 T2 के अंदर इनसेम्बल मीन सेम होता है अगर वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब ये है कि ई ऑफ एक्स टी ये बराबर होता है किसके, ई ऑफ एक्स टी माइनस टाउ प्लस टाउ, कुछ भी आए, कुछ भी नंबर आए तो मीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है इनसेम्बल मीन सेम रहता है हर नंबर के लिए। तो यहाँ से अगर ये सेम रहेगा तो क्या मैं इसको एक्स बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर ये डब्ल्यू एस एस है, ध्यान रखना डब्ल्यू एस एस, और अगर ये एक्स बार है तो वो इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बाहर आ जाएगी। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ डी टाउ। तो क्या देख रहे हो, आउटपुट का जो मीन होता है वो इनपुट के मीन को किससे मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, इसका एरिया अंडर द कर्व। देखो ध्यान से, एच ऑफ टाउ डी टाउ, तो ये एरिया अंडर द कर्व है ना, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। या फिर आपको पता है किसी भी सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, उसका फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर जीरो पे वैल्यू, उसकी डीसी वैल्यू। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता था एक्स बार इंटू एच ऑफ जीरो। अब एच कैपिटल लिखा है मैंने, मतलब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर ऐसे लिखो एच ऑफ ओमेगा, और वहाँ पे ओमेगा को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। तो अगर आपको एक्स का फ्रिक्वेंसी डोमेन देगा तो जीरो पुट कर देना, इंटू एक्स बार कर देना, तो आउटपुट का मीन आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? या फिर अगर एच ऑफ टी देगा तो उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल देना। अगर आपको दिखता है कि फ्रिक्वेंसी निकालना पॉसिबल है, पहले फ्रिक्वेंसी निकाल के ओमेगा जीरो पुट कर देना। अगर आपको लग रहा है कि इंटीग्रेशन करना आसान है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल के उसको मीन से मल्टीप्लाई कर देना इनपुट के, तो आपके पास आ जाएगा आउटपुट का मीन। अभी देखेंगे कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे निकालनी है आउटपुट की, ठीक है। चलो, तो पहले ऑटो कोरिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो y का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मैंने सही लिखा, देखो ध्यान से, T1 T2, ठीक है। तो पॉइंट ये है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ y T1 की, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो y ऑफ T1 क्या आ जाएगा बताओ, y ऑफ T1 ये बनेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ T1, ठीक है, और एच ऑफ
या एक काम करो, सीधे ही पहले सीधे लिखते हैं एच ऑफ टी वन माइनस लैम्डा एच ऑफ लैम्डा इंटू डी लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि ये आपको पता है वाई टी वन की वैल्यू, अगर यहाँ टी होता तो यहाँ टी आया था, और डमी वेरिएबल मैंने लैम्डा मान लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो क्या लिखता, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टी टू माइनस लैम्डा की जगह म्यू ले लो, म्यू, ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल लेना है ना, सॉरी कोई डमी वेरिएबल लेना है, एच ऑफ म्यू डी म्यू ऐसे लिखता मैं, और ब्रैकेट कर देता फिर क्लोज, ब्रैकेट कर देता क्लोज। तो पॉइंट ये है, अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टी वन माइनस लैम्डा, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, एक्स ऑफ टी टू माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं म्यू, टी टू माइनस म्यू। अभी देखना एक रिजल्ट पे आएगा, आप रिजल्ट याद रखना, डेरिवेशन में वैसे करा रहा हूँ अगर आपके एग्जाम में आ गई, ठीक है, अदरवाइज आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एच ऑफ लैम्डा एच ऑफ म्यू इंटू डी लैम्डा डी म्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट है, अब मैं ई को अंदर अप्लाई कर देता हूँ इधर, तो जब आप देखोगे माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स टाइम टी वन माइनस लैम्डा, ठीक है, और एक्स इंटू टी टू माइनस म्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि ई इसी के ऊपर टाइम का फंक्शन यही है ना, ये एच ऑफ लैम्डा एच ऑफ म्यू इंटू डी लैम्डा डी म्यू, ये आ जाएंगे अलग से, सही लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ नोटिस करो, अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, तो ये मैंने थोड़ी एडिटिंग कर दी, ऊपर वाला पार्ट मत देखना भी, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग, यहाँ पे पहुँच गए थे। अब सुनना ध्यान से, इस पार्ट को मत देखना, ये मैंने एडिट करके लिखा है, अभी यहाँ से देखना, यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग। तो पॉइंट ये है, अब ध्यान से सुनना, लेट एक्स ऑफ टी इज़ डब्ल्यू एस एस। तो यार अगर एक्स ऑफ टी डब्ल्यू एस एस है, वाइंड से स्टेशनरी है, तो अच्छा ये ई यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, तो क्या मैं इसको मैं आर एक्स एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा आर एक्स एक्स, इन दोनों का गैप, तो क्या बन जाएगा, देखो टी टू माइनस टी वन क्या होता है, टाउ, और यहाँ पे इसमें से जब इसको माइनस करोगे लैम्डा प्लस में आएगा, लेकिन म्यू माइनस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे तो यहाँ पे टी टू माइनस टी वन ही लिख दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, टाउ बन जाएगा। अब सुनना ध्यान से, आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपको मिला आर वाई बाई टाउ, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर कभी आर वाई बाई टाउ की वैल्यू याद कर लो, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो किसे, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो इधर भी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए ब्लैक वाले का मैंने ब्लू वाला लिखा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ब्लैक वाला एज इट इज प्लॉट कर दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ, ऐसा ही होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर मैंने क्या किया, मैंने 4 फैक्टर ऐड इसके अंदर, ये मल्टीप्लाई किया तो ये डिवाइड, देखो प्लस माइनस जे प्लस जे ओमेगा, सॉरी म्यू माइनस म्यू, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो आप इसको टाओ ये लैम्डा और म्यू के लिए मैंने क्या किया, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को चूज कर लिया। देखो मैं मार्क कर देता हूँ इन तीनों को, इसको और इसको। तो अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा करूँगा तो देखना, अगर मैं माइनस जे ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, टाओ प्लस लैम्डा माइनस म्यू बनेगा, टाओ प्लस लैम्डा माइनस म्यू। और जब ये ई की पावर में आएंगे माइनस जे ओमेगा के साथ, और यहाँ पे वो कहाँ, हाँ माइनस किसके साथ, माइनस जे ओमेगा के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एक्स बनेगा, बिल्कुल। अच्छा उसके साथ साथ अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ, ये हट गया, ठीक है, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब सुनो, अब डी टाउ भी चला गया यहाँ से, ठीक है, डी टाउ भी चला गया। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, एच ऑफ लैम्डा के साथ ये पार्ट कर दिया और म्यू के साथ ये वाला पार्ट कर दिया, बिल्कुल सही। अब सुनो, ये देखो, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लग रहा आपको एच ऑफ टी का, लेकिन यहाँ पे माइनस होता तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता। अगर माइनस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो मैं क्या लिख दूँगा इसको, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, इसको लिखूँगा एस एक्स एक्स ओमेगा, ठीक है, इसको लिखूँगा मैं एच ऑफ ओमेगा तो लिखूँगा, लेकिन उसका स्टार लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है, देखो ध्यान से, बट ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, एच ऑफ ओमेगा। तो यार सिंपल सी बात है, आपके मतलब का ना सिर्फ ये लास्ट रिलेशन था बस,
कि एस वाई वाई ओमेगा इज इक्वल टू एस एक्स एक्स ओमेगा, ठीक है, एस एक्स एक्स ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा के मोड का स्क्वायर। आपको बताना है एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, उस नंबर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। बस ये दो रिलेशन आपने याद रख लेने हैं, एक तो ये और दूसरा कि वाई बार किसके बराबर होता है, एक्स ऑफ बार इंटू एच ऑफ ज़ीरो। बस ये इंपॉर्टेंट था पूरी वीडियो के अंदर, सिर्फ इतना पार्ट इंपॉर्टेंट था। ड्राइव मैंने इसलिए करा दिया कि हो सकता है आईएएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, और प्लीज़ यार शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 के अंदर मैं डिस्कस करूँगा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गेट के अंदर गारंटेड क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा पार्ट 6 के अंदर, तो आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।